समय और पैसे बचाना हो तो कुछ आप टिप्स ज़रूर देखें, जिससे आपके टाइम बचेंगे और उस टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे वाटर प्यूरीफायर का जो नल होता है उसकी सफाई कैसे करें और उसे खुद कैसे लगाएं, ये भी आप जानेंगे। जब हम रोटी पराठे को रखते हैं तो गरम कैसे होना चाहिए और नीचे वाला गीला नहीं होना चाहिए। पूरा वीडियो देखें। हेलो फूडीज, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम जब मार्केट से सूजी रवा लेकर के आते हैं तो उसे पहले रोस्ट कर लें बिना तेल घी का। फिर उसे ठंडा करके किसी बॉटल में स्टोर करके रखें, कीड़े नहीं होते हैं सूजी में। सहजन ड्रमस्टिक मुनगा काफ़ी हेल्दी होता है। उसकी सब्ज़ी बनानी हो तो आप टमाटर, आलू, मटर, सहजन कटी हुई, स्वादानुसार नमक और हल्दी डाल करके इसे कढ़ाई में उबालें 7-8 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को अपनाते हुए आप 2 तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे आलू सहजन, और दूसरी सब्ज़ी आलू मटर की बन जाती है। जो सहजन खाना नहीं चाहते हैं तो आलू मटर के साथ जब सहजन बनाते हैं तो उन्हें सिर्फ आलू मटर दें, सहजन नहीं दें। लेकिन उसके ग्रेवी में सारे गुण रहते हैं सहजन के। एक पंथ दो कार्य हो जाता है। उबलने के बाद इसकी सब्ज़ी बनाएं नॉर्मल तरीके से। आप ये टिप ज़रूर अपनाएं। आप हमेशा आलू के पराठे बनाते हैं। बॉयल आलू को ग्रेट कर लें। जब हम चाय बनाते हैं तो अदरक को कूट करके डालते हैं, उस अदरक को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे में या फिर कोई सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वादानुसार हरी मिर्च और अदरक को कट करके डालें। सिर्फ आप आलू के पराठे बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, या थोड़ा और हेल्दी करना हो तो बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें। आप प्याज भी डाल सकते हैं। और भी हेल्दी करना हो तो इसमें पनीर को ग्रेट करके डालें। और बच्चों को देना हो तो आप चीज़ दे सकते हैं ग्रेट करके। इस तरह की स्टफिंग हम जब तैयार करते हैं आप तो सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टफ़ के रूप में। और कहने को आलू के पराठे होते हैं लेकिन काफ़ी हेल्दी होते हैं। आप इस टिप को अपनाएं। क्रिस्पी और क्रंची पराठे बनाने हो आलू के तो आप इसमें थोड़ा सा स्टीम राइस डालें। और बेसिक मसाले जो आप डालते हैं जैसे ब्लैक पेपर, नमक, भुना जीरा पाउडर, यदि आपको पसंद है तो इसमें सौंफ डालें, रब करके डालें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और पेट को ठंडक भी देता है। धनिया पत्ता को अच्छी तरह से धो करके पहले उसे सुखा लें, उसके बाद डालें। कैंची से कट करें या नाइफ से कट करें। अच्छी तरह से मिक्स करें। ये स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। आप इसे पराठा बना सकते हैं या फिर सैंडविच में भी बना सकते हैं। इस तरह की स्टफिंग से आप बच्चों को टिफ़िन में दें, बच्चे आराम से खाएंगे पराठे। या आप भी टिफ़िन में इसे लेके जा सकते हैं। ऐसे एक बात का ध्यान रखें, जब कभी भी आलू के पराठे हम बनाते हैं तो आलू जिस तरह का सॉफ्ट होता है उसी तरह का आटा होना चाहिए सॉफ्ट, तो ये फटेंगे नहीं। आप कटोरी नुमा बना लें डो से। आप चाहे तो आटे में थोड़ा सा बेसन डाल दें, बहुत ही अच्छा बनता है। सेंटर में थोड़ा मोटा रखें और किनारे में थोड़ा पतला रखें। इस तरह से कटोरी नुमा बनाएं, स्टफिंग भरें उसमें, अच्छी तरह से इसे बंद कर लें। जिस तरह से आप स्टफ पराठा बनाते हैं उस तरह से इसे क्लोज़ करें। और हाथ में चिपके तो इसलिए आप थोड़ा सा ड्राई आटा लगा सकते हैं। इस तरह से घुमा घुमा करके आप बंद करें और दबाते जाएं स्टफिंग को। आप सूखे आटे एक डब्बे में रखें, उसी में हमेशा रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। बीच बीच में उसे साफ़ करें। अब सूखा आटा लगा करके इसे आप जिस तरह का बेलना चाहते हैं, मोटा या पतला, गरम तवा में इसे सेक लें घी तेल लगा करके। इस तरह का पराठा आप बनाएं, बहुत ही हेल्दी पराठा लगेगा। और भी हेल्दी करना है तो आटे में आप पालक की प्यूरी डाल दें, तब आटा लगाएं, फिर स्टफ़ भरें उसमें, तब बेलें। काफ़ी हेल्दी रहता है। आप कभी इसे सरसों तेल से सेक करके खाएं, काफ़ी टेस्टी बनता है। क्रिस्पी क्रंची आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। जब रोटी पराठे बना लेते हैं तवा गरम रहता है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, तो कुछ भी आप इसके ऊपर रख दें, गरम रहेगा।
जैसे चाय बनाने के लिए सॉसपैन इसमें रख ले दूध डाल करके, या दूध को गर्म करना है तो उस पतीले को रख सकते हैं जिससे हीट बचेगी। रोटी को कैसरोल में रखते हैं तो इस केस में रखें, लेकिन इसे रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप कैसरोल में नीचे में एक प्लेट रखें, तब पराठे रखें या रोटी रखें। नीचे वाली रोटी गीली नहीं होती है। एक फॉक या चम्मच लगा दें, हल्का सा ढक्कन रख दें जिससे भाप नहीं छोड़ेगा और पराठे ख़राब नहीं होंगे। आप ये टिप अपनाएं। जब कभी भी कोई चीज़ उबाले या गर्म चीज़ हो तो हमेशा एक स्टैंड पे रखें, जैसे जाली वाले स्टैंड पे रखें या कुकर के सेपरेटर वाले को रख सकते हैं। किचन टॉवेल के ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि किचन काउंटर जो होता है वो पत्थर का होता है, गर्म से वो फट सकता है, क्रैक आ सकता है, इसलिए आप इस ट्रिक को पक्का अपनाएं। जब कभी भी आपको स्टीम राइस हो तो आप भगोने में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाएं और उससे पहले आप चावल को धो करके 2-3 बार पानी से 15 से 20 मिनट के लिए उसे फुला करके रखें और उबलते पानी में आप इस चावल को डालें। इसी तरह से थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, जो सॉसपैन में या बर्तन में रहता है वो चावल आसानी से पतीले में जा सकता है। इसे बिना डिस्टर्ब किए हुए 3-4 मिनट के लिए रखें, तब चम्मच से चलाएं। जब चावल ऊपर की ओर आने लगता है इसका मतलब होता है ये लगभग 50% पक गया है। थोड़ा और कुक करना पड़ेगा, थोड़ा और बॉईल करें, लेकिन लो फ्लेम करके ही करें। बड़े पतीले यूज़ करेंगे तो आप हाई फ्लेम में करेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। यदि आपके पास कोई थोड़ा सा चावल बच गया हो और आपके पास माइक्रो ओवन नहीं हो, चावल बनाने वक्त उसमें डाल दें, ये भी फ्रेश हो जाता है और गर्म हो जाता है। प्लेट लगा करके इसका स्टार्च निकाल सकते हैं या फिर छलनी से आप इसको छान सकते हैं। बहुत ही जल्दी निकल जाता है और हाथ जलता भी नहीं है। एक चम्मच लगा करके इसे आधा खुला हुआ ढकें जिससे चावल चिपकते नहीं हैं, और छलनी को तुरंत ही धो लें जिससे ख़राब नहीं होते हैं और इसके पोर्स खुले रहते हैं। कभी कभी आपको सब्ज़ी बनाने का मन नहीं करता है तो टमाटर की सब्ज़ी बनाएं, खट्टी मीठी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके लिए पके टमाटर लें, अच्छी तरह से इसे धो लें और इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें। आप पीस करके या ग्रेट करके ही बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अलग आता है। जब कभी भी आप टमाटर को कट करें तो आप चॉपर के नीचे एक नैपकिन बिछा लें जिससे आप काटने वक्त स्लिप नहीं करेगा चॉपर। और हमेशा टमाटर को काटने वक्त सेरेटेड नाइफ लें, मतलब एक जो कट कट करके आता है वो वाला चाकू लें। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें। राई, जीरा, हींग का तड़का लगाएं और इसमें कटे हुए सारे टमाटर डाल दें। जैसे ही टमाटर डालते हैं वैसे ही आप तुरंत नमक डालें और हल्दी डालें जिससे जल्दी पक जाता है। लो फ्लेम करके ढक करके इसे पकाएं। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे जले नहीं। फ्रीज में धनिया की खेती होती है। मीन्स 1 ग्लास में पानी लेते हैं और धनिया को जड़ सहित इसके साथ रख देते हैं प्लास्टिक से ढक करके। टमाटर की जब हम सब्जी बनाते हैं, मीन्स चटनी बनाते हैं, तो उसमें अदरक और धनिया डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी टेस्ट को इन्हांस करता है। अब इसमें स्वादानुसार गुड़ डालें, चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी या गुड़ डालने के बाद जब मेल्ट होता है थोड़ा सा शाइन आ जाता है। जब मेल्ट हो जाए तब इसमें पानी डालें। हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। थोड़े से मैंने किशमिश डाले हैं। कोशिश करें धनिया पत्ता को हमेशा एक सीज़र से कट करें और अपने किचन में एक सीज़र स्पेशली रखें। जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी आप डाल करके इसे थोड़ा पका लें। ये टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। स्टफ पराठे या चावल दाल के साथ या कचौड़ी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। निमकी, नमक पारे जब कभी भी बनाएं तो थोड़ा हेल्दी वर्जन करने के लिए आप आटे से बनाएं। जब ये तल जाए तो आप इसे एक छलनी में रखें जिससे सारे तेल निकल जाते हैं। थोड़ा इस छलनी को अच्छी तरह से एक बार हिला लें, जो एक्सेस तेल रहेगा वो निकल जाएंगे।
यदि कढ़ाई में ज़्यादा तेल रहता है तो आप इस छलनी को आराम से डाल सकते हैं और इसे कोई तवा पे रखें, जिससे तवा चिकना भी हो जाता है, डोसा बनाने के लिए परफेक्ट हो जाता है। और झंझे को भी इसी पे रखें। नमक पारे, सलोनी, निमकी कट करके पहले थोड़ी देर के लिए रखें, उसके बाद ही गरम तेल में डालते हैं। और इसका डो तैयार करते हैं तो थोड़ा कड़ा रहता है। जब हम नमक पारे को तलते हैं तो उस वक्त हाई फ्लेम रखें। जब हम स्टार्टिंग में नमक पारे को डालते हैं तेल में, फिर मीडियम फ्लेम करके आप इसे तलें। हॉस्टल में बच्चे हों तो आप इसे दे सकते हैं, ट्रैवल में भी इसे ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। जब हम निमकी या नमक पारे के लिए आटा गूंथते हैं तो उसी आटे से हम पपड़ी बना सकते हैं। तवा पर रखा हुआ थोड़ा सा तेल ले लें और इस लोई पर डाल दें, जिससे ये चिपकेगा नहीं, और जितना हो सके उतना पतला बेलें। जनरली हम पपड़ी बनाते हैं तो एक एक पपड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। फॉर्क से प्रिक कर ले या चाकू से भी आप थोड़े थोड़े कट कर सकते हैं, जिससे तलने वक्त ये फूलता नहीं है। और इसे जब हम पपड़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। दाल पकवान के लिए इतनी बड़ी रोटी बना करके ही हम तलते हैं, लेकिन पपड़ी बनाने के लिए आप इसे बड़े बड़े टुकड़े में कट करें, कुछ इस तरह से, जिससे ये रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में कट जाते हैं। आपने देखा ना मैट का कितना अच्छा कमाल है। इस तरह से रेक्टेंगल आप पपड़ी बना सकते हैं और इसे किसी प्लेट पे निकालें। जब हम पपड़ी को तलते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, पहले तो आप गरम तेल में डालें, लेकिन इसे लो फ्लेम में करके ही तलते हैं, जिससे ये थोड़े कड़क होते हैं। आप भी जब कभी भी बनाएं तो ये टिप अपनाने की कोशिश करें, तब एक बार में ही परफेक्ट बनेगा। उसी डो से आप मठरी भी बना सकते हैं। जब कढ़ाई से तलने का काम हो जाता है तो उसमें आप सब्जी बनाएं, भुजिया बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है और चिपकता नहीं है। ये भी टिप आप अपना सकते हैं। चाकू को आपको शार्प करना हो तो इसके लिए एक टिप अपनाएं। चाकू को थोड़ा गीला कर ले, कप के पिछले भाग से इसे रब करें कुछ इस तरह से, या कोई पुराने कप टूट जाते हैं तो उस पर भी आप रख करके कर सकते हैं। आप ये काम पत्थर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शार्प हो जाता है। दूसरे कप में आप देख रहे होंगे कि उसमें पानी डला हुआ है, वह कोई और पानी नहीं है, नींबू के छिलके को पानी में डुबो करके रखा था, उसी पानी का इस्तेमाल किया है, जिससे दाग छूट जाते हैं। और चाकू को अच्छी तरह से धो करके पोंछ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके काले दाग निकल गए हैं, थोड़ा सा स्क्रब कर देते हैं, तभी कप में जो दाग रहता है वो निकल जाता है। धो करके आप एक बार चेक कर ले, यदि दाग नहीं जाता है तो थोड़ा सा पीताम्बरी डाल करके रब कर सकते हैं। जब गरम गरम नमक पारे और पपड़ी तल जाते हैं तो डब्बे में डालते हैं। कुछ देर तवा पे रखने के बाद ही हम इसे डालते हैं, पर पूरा ढक्कन नहीं लगाते हैं, जिससे वेपर नहीं बनता है। फ्रीज़र में मलाई है तो आप उसको एक दिन बाहर निकाल करके रखें, और इस तरह के मलाई को ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता है। जिस बर्तन में आपको घी बनाना है उसमें ट्रांसफ़र कर दें, और जिसमें मलाई रखे हैं उसका पानी जो बच रहा है उसमें नहीं डालते हैं, और इसे चम्मच से बस 2-3 बार चलाते हैं तो ये दरदरा सा हो भी गया है और पानी भी छोड़ रहा है। बस अब इसे धो लेते हैं। धोने के बाद जब इसका पानी इकट्ठा करते हैं तो आप उसे पनीर बना लें, लेकिन मलाई अच्छे से फिट जाता है तो इसमें पनीर नहीं बन पाता है। आप कभी लोहे की कढ़ाई में घी बनाएं तो देखिए उसका टेस्ट कितना अच्छा रहेगा। इस प्रोसेस से बनाने में ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते हैं। अब जिसमें मलाई रखा था उसमें मेल्टेड बटर को इस पे डालें, थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से हिला लें, फिर कढ़ाई में डाल दें। देखिए साफ़ हो जाता है। जब इसे साबुन से धोते हैं तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसका घी बनाते हैं इसे तो ढक कर के बनाएं, और इस मट्ठे से आप बटर मिल्क बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, इससे आप पनीर बना सकते हैं, या पौधे में डालें
ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट्स का ग्रो होगा। घी बन गया है। अब घी अलग हो रहे हैं बटर से। कलर भी चेंज कर गया है। जब हम कढ़ाई में डालते हैं घी निकालने के लिए तो इसे चलाते रहेंगे जिससे ये चिपकता नहीं है कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई थोड़ी भारी होती है, इसलिए आप चम्मच की मदद से इसे छानें। घी बनके तैयार हो गया है। इस स्टेज में आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है और इस तरह का घी खराब नहीं होता है। जब भी कोई सब्ज़ी कट करें तो अपने साथ एक कोई कंटेनर या प्लेट रखें, उसमें जितने भी रेशे ये सब होंगे, छिलके होंगे, उसमें डाल सकते हैं। आप ये हैबिट अपनाएं जिससे किचन गंदा नहीं होता है। सेम की फली का रेशा दोनों साइड से हम निकाल लेते हैं क्योंकि जब बड़े बड़े बीज हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशा हो जाता है। और जिस तरह का शेप चाहिए, जितना साइज़ चाहिए उतना आप कट कर सकते हैं। दोनों साइड से रेशा निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे देखिए इस साइड से हम रेशा निकाल लिए, अब दूसरी साइड से दूसरी तरफ से करके रेशा निकालते हैं। इस तरह की कोई भी फली वाली सब्जी हो ऐसे ही कट करते हैं, जैसे चौला फली, बरबट्टी, इस तरह से सेम कट करके आप रखें। ये कट करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पहले ही करके रखें जिसे बनाने में आसान हो जाता है। हम इसका अचार भी बना सकते हैं या सब्जी भी बना सकते हैं। आप मेरे चैनल में इसे देख सकते हैं। और इसे ढक्कन लगा करके फ्रिज में रखें। इसकी सब्जी या अचार या रायता बना सकते हैं और बीज को गमले में लगा लें। नींबू के छिलके को मैंने पानी में डाल करके रखा था। चाकू में जंग लग जाए तो उसमें डाल करके रखें और ये पानी से कप साफ़ कर सकते हैं। चाकू में जंग लग जाए तो उसे रगड़ के साफ़ करें। और भी अच्छी तरह से क्लीन करना हो तो थोड़ी सी पीताम्बरी ले लें, उससे साफ़ करें। लोहे का चाकू है लेकिन काफ़ी अच्छा चाकू है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी सी पीताम्बरी लेकर के और भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। आप इसे धो करके सुखा लें, अच्छी तरह से पोंछ भी लें जिससे जंग नहीं लगेंगे। घी को छानने के लिए हमेशा कपड़े का इस्तेमाल करें। जब इसका रेसिड्यू ठंडा हो जाए तो उसे हम आटे में डाल करके रख लेते हैं। क्योंकि मैंने जल्दी ही डाल दिया था इसलिए काफ़ी ज़्यादा परथन लग गया है, इसमें मीन्स घी लग गया है। जब हम लोहे की कढ़ाई में घी बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में पानी डाल करके इसे रखें, बस ऊपर से घी निकाल लें। यदि कोशिश करें थोड़ा सा आटा भी लगा करके आप घी निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद धोने के लिए आप इसमें पानी डाल दें। जब हम रोटी पराठे बनाते हैं तो तवा काफ़ी गर्म हो जाता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और जिस चीज़ को भी आपको गर्म करना है उसको डाल करके गर्म कर सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर का जब नल जो कंटेनर में लगा है और डिटैचेबल कंटेनर होता है उसे खोल करके पानी में डाल करके रखें। फिर इसे आप ब्रश से रगड़ सकते हैं क्योंकि जब केंट आरओ धूप में रहता है तो कंटेनर गंदा हो जाता है, उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आप सर्विस के लिए बुलाएंगे तो काफ़ी खर्च लगेगा। कुछ कुछ काम खुद भी कर लेना चाहिए। नल के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, फिर धो ले। आप टूथब्रश से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। यदि इस तरह का छोटा ब्रश नहीं है तो आप तिनका ले लें, उससे भी कर सकते हैं या फिर टूथपिक से कर सकते हैं। यदि ये धूप में रहता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए रूटीन में इसे रेगुलरली साफ़ करें। और किचन में जब टूथब्रश यूज़ करते हैं तो नए वाले ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये टिप अपनाएं। आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे हैं प्लीज़ आप बताएं। अब इसे नल के साथ फिट करेंगे। नल को ऊपर रखें उस सॉकेट में। अब अंदर वाला वॉशर और जो वाइट रिंग है उसे टाइट कर लेते हैं। अब नल को घुमा घुमा करके इसे टाइट कर लेना होता है जिससे इंश्योर कर लें कि ये लीक ना हो। आप भी इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं।
ये कंटेनर निकल जाता है, इसलिए रेगुलरली इसको साफ़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। नॉब का ऊपर वाला पार्ट रहेगा ऊपर में, तो ये ओपन पोजीशन में रहता है, और जो पार्ट पानी में डूबा रहता है कंटेनर में, उसमें भी गंदगी जम जाती है, उसे भी साफ़ कर लेना चाहिए। काफ़ी धूप होने के कारण ये गंदा हो जाता है, आप भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं। बाकी कैंडल मेम्ब्रेन ये सब जो रहता है उसे सर्विस सेंटर से ही साफ़ करवाएं। इस तरह से इसे साफ़ कर लेते हैं। जब वाटर प्यूरिफायर में धूप लगे तो आप इसे ढक करके ही रखें, जिससे काई नहीं जमते हैं। अब इस कंटेनर को इसमें फिट कर लेते और इसका जो वेस्ट वाटर है उसे कलेक्ट करके रखें, जिसे प्लांट में डाल सकते हैं। नल के ऊपर जो ब्लू पार्ट है वो ऑन पोजीशन में है, इसको नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और इसे ढक दें। और इस पानी का इस्तेमाल आप पोछे में भी लगा सकते हैं। जब कोई बर्तन धोते हैं उसके स्क्रबर को पहले से धो करके रख लें, जिससे बदबू नहीं आएंगे, कुछ इस तरह से। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।